नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आरा से मिल रही है, जहां टोल कर्मी की पीट कर हत्या कर दी गई है और हत्या करने का आरोप बाउंसर्स पर लगा है। जानकारी के मुताबिक टोल कर्मी की बाउंसर ने जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई है। हरियाणा के बाउंसर ने हत्या की है। टोल कर्मी को जानवर की तरह पीटा गया है। कुल्हड़िया टोल प्लाजा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 50 रुपए चुराने के आरोप में उसकी पिटाई हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए ये घटना का वीडियो है जो सामने आया है, तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो किसी छत का है, जहां वीडियो में बलवंत गोलू भैया नाम लेकर गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। पिटाई करते बाउंसर ग्रुप में कौन कौन शामिल है उसका नाम पूछते हैं, जबकि टोल प्लाजा पर काम करने वाला युवक किसी का नाम नहीं लेता है। वो पिटाई होने के बाद उठकर खड़ा भी होता है, तो फिर उसका हाथ पैर पकड़कर जानवरों की तरह पिटाई शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। मृतक बलवंत सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर के रहने वाले नारायण सिंह का बेटा था, जिसे पीट कर मार दिया गया है। बलवंत कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा पटना 4 लेन पर कुल्हड़िया स्थित टोल प्लाजा पर सुपरवाइजर के रूप में काम करता था, जिसके ऊपर 50 रुपए महज 50 रुपए चोरी करने का आरोप लगाया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। एसपी प्रमोद कुमार ने टोल के बाउंसर और अन्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। नाम बता। नाम कोई नहीं है, कोई भैया कोई नहीं है, हमारे भैया कोई नहीं। नाम बता दे। नाम नाम बोल दे तू। और इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि टोल कर्मी की हत्या आखिर क्यों की गई, जानवरों की तरह उसे पीटा गया है। सवाल ये भी, क्या सिर्फ 50 रुपए के लिए हत्या की गई है, क्योंकि आरोप यही लगा है कि 50 रुपए की चोरी हुई थी। सवाल ये भी बनता है कि बाउंसर पर हत्या का केस क्यों ना दर्ज किया जाए, टोल कर्मी की हत्या क्यों की गई, इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और अगली खबर सीतामढ़ी से आपको बता दें, यहाँ पर पुलिस ने एक अनोखे मामले का खुलासा किया है। दरअसल यहाँ एक फर्जी अपहरण केस सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कुछ अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अपहरण किए गए बच्चे को उसके नाना के रिश्तेदार के घर से ढूंढ निकाला है। मामला बेला थाना इलाके का है। 3 साल पहले भेरिया गांव के रहने वाले मोहम्मद खालिद ने 8 साल के नाती के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तैयब अंसारी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया था। पुलिस ने तैयब को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। 3 महीने तक जेल में सजा काटने के बाद तैयब फिलहाल बेल पर बाहर है, लेकिन 2 आरोपी गिरफ्तारी के डर से अभी भी फरार हैं। लेकिन अब मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया है, क्योंकि पुलिस ने उस बच्चे को ढूंढ निकाला जिसके फर्जी अपहरण केस में दुश्मनों को फंसाया गया था। ये बच्चा के नाना है जो अपहरण करके रख दिया है, चरा करके अपहरण केस कर दिया हुआ है 3 तरफ में। नाम किसका? नाम उसमें तैयब के है, ताहिर के है, जाहिर के। उसमें एक आदमी जेल भी गया। कितना दिन जेल रह गया वो? जेल 3 महीना जेल रह। ये कब का केस है? ये कैसे का होगा? मामला अपहरण वाला है। अपहरण का मामला है क्या? विस्तार से कुछ बताएंगे? बेला थाना अंतर्गत गांव है भेड़रहिया जी। इसके नाना द्वारा प्राथमिकी कराया गया है कि हमारे नाती को हमारे ही गांव के कुछ लोग, इसका मैंने अभियुक्त 4-5 को बनाया है, वो हमारे नाती को अपहरण करके 2 साल से कहीं निकलते। और खबर भागलपुर से है, जहां बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल से एक बच्चे की चोरी हो गई है और चोरी होने के बाद जमकर परिजनों ने बवाल काटा है। जानकारी के मुताबिक कल रात ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि लड़का जन्म लिया था, जिसके बाद मां और बच्चे को स्त्री और प्रसूता विभाग के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बच्चे की दादी दोनों की देखरेख कर रही थी।
वो सुबह 6 बजे बाथरूम गई थी और इसी दरमियान बच्चे की चोरी हो गई। बच्चे के रिश्तेदार अब पुलिस में मामला दर्ज कराने की बात कह रहे हैं और अस्पताल की लापरवाही पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अस्पताल से बच्चा कैसे चोरी हो गया। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है। तो वहीं कई ऐसे सवाल हैं जो इस घटना के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। सवाल ये कि इतने बड़े अस्पताल से बच्चे की चोरी कैसे हो गई। सवाल तो ये भी बनता है कि अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मी आखिर कर क्या रहे थे। क्या अस्पताल के कर्मचारी चोरी में शामिल हैं? सवाल ये कि अब तक सीसीटीवी की जांच आखिर क्यों नहीं की गई, क्योंकि अस्पताल में अगर सीसीटीवी कैमरास हैं तो उसमें जिसने चोरी की है उसकी तस्वीर जरूर कैद की होगी। तो क्या अभी तक सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं हुई और क्या बच्चा चोरों का चेहरा सामने आ पाएगा? क्या इस पर कार्रवाई हो पाएगी? क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इस पर कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे से ऐसी घटना ना घटे? और संवाददाता आशीष हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी आशीष, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या वहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, पता चल पाया कि कौन लोग थे? जी, सुबह 6 बजे की घटना है और उस समय से जो है बच्चे का जो पिता है वो अस्पताल में डॉक्टरों से लेकर नर्स तक के पास अपनी शिकायत दर्ज कराया, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अभी वो थाने गया हुआ है और वहाँ भी जो है थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी, लेकिन ऑफ कैमरा जो है थाना प्रभारी ने जो बताया है कि सीसीटीवी वहाँ का खराब है, जैसा उन्होंने बताया है। तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने बड़े अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा आखिर खराब कैसे हुआ और गार्ड की जो तैनाती जो है काफी संख्या में अस्पताल में है, उनके तैनाती के रहते जो है इस नवजात की चोरी अस्पताल से कैसे हुई है, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। 10 बजे रात में 11 बजे बच्चा बाबू हुआ हमारा। अच्छा, बड़ा ऑपरेशन 6 बजे भी आन का चुरा लिया। कौन चुराया? अभी मालूम नहीं है कौन चुराया, हमने देखे भी नहीं है उसने। चुरा लिया बच्चा? हाँ। कौन अस्पताल लाए? मायागंज? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। कहाँ घर हुआ? नाथ लगर। पति का? लखपति तोती। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, क्या करेंगे। मैंने 10 बजे रात में आए, 10 बजे भर्ती लिए, 11 बजे बढ़िया पसंद का लड़का हुआ। बस तनी रात में जागे थे, बच्चा को जो के रहे पर्सन के बच्चा को। बस 6 बजे तनी खाली बाथरूम गया, बस इतने बच्चा गायब हो गया। कौन अस्पताल है? मायागंज। चोरी हो गया बच्चा? हाँ। केस किए? गेले से कैसे करके सब आए यहाँ मेरिया वाला अथी कौन गार करता है, सब आए यहाँ। और इधर पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की एक अहम बैठक आज होने जा रही है, जिस बैठक में बताया जा रहा है कि बैठक के बाद ये औपचारिक ऐलान किया जाएगा। जिस तरीके से वो अभी महागठबंधन से अलग हुए हैं और इसकी औपचारिक ऐलान आज पार्टी की तरफ से भी किया जाना है। आपको बता दें कि इसके बाद जीतन मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन दिल्ली जाएंगे, जहां कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से एनडीए में शामिल होने पर बातचीत हो सकती है। अगर मांझी एनडीए में शामिल होते हैं तो ये तीसरा मौका होगा जब वो एनडीए में आएंगे।
आज करने की आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। संतोष मांझी जिन्होंने हाल ही में नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, इस वक्त हमारे साथ हैं। आज की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी जो घटनाक्रम घटा है और जहां पर हम लोग की पार्टी अभी है, तो सभी साथियों से बात करेंगे कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, किन मुद्दे पर हम लोग को आगे बढ़ना है, किस तरह से गठबंधन करना है, हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना है कि किन के साथ गठबंधन करना है, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन आगे का मतलब माना जा रहा है एनडीए। अब वो भी एक है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जब तक मीटिंग में डिसीजन हो जाएगा, मीटिंग में डिसीजन के बाद हम लोग। पिताजी दिल्ली जा रहे हैं अमित शाह जी से मिलने। नहीं, अमित शाह जी से अभी कोई ऐसा समय नहीं है और हम लोगों ने मांगा भी अभी नहीं है। हाँ, ये बात है कि एक स्वास्थ्य का कारण रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं और एक संजोग है, इस तरह से हम लोग 2-3 दिन रहेंगे। अगर इस बीच में ऐसी कोई बात होगी तो मुलाकात होगी। गवर्नर साहब से औपचारिक रूप से कोई जानकारी देंगे? गवर्नर साहब से समय मांगा गया है नहीं। अगर वो आज हम लोग के जाने से पहले आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका बुलावा आएगा। अगर हम लोग उस समय से पहले तो आज जाएंगे और जाकर के समर्थन वापसी करेंगे। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष मांझी पूर्व मंत्री और नीतीश कैबिनेट के अहम सहयोगी थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों की जानकारी दी और कहा कि आज की बैठक का एजेंडा यही होगा कि आगे पार्टी किस रणनीति पर चलेगी, इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीतन राम मांझी जो है दिल्ली जाएंगे, लेकिन एकमात्र मकसद बीजेपी केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलना नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से भी हो जा सकते हैं। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में खुलकर कभी भी नहीं बोला जाता। जो अंदरूनी राजनीति पक रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी की मुलाकात होगी अमित शाह से दिल्ली में, और ये मुलाकात कल होनी है। आज देर रात वो 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और कल मुलाकात का समय भी है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और नीतीश कैबिनेट से अलग होने से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, इस पूरी घटनाक्रम पर अगर एक नजर डालें और एक एक करके आपको समझाएं कि क्या कुछ ये पूरा मामला अभी देखने को मिल रहा है, तो समझिए 13 जून को नीतीश कैबिनेट से जीतन राम मांझी की पार्टी जो हम है वो अलग हो गई। इसमें सबसे पहले संतोष सुमन कैबिनेट से अलग हुए। 13 जून को ही सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इसके साथ ही हमने जेडीयू में विलय के प्रस्ताव की बात कही, यानी हम पार्टी की तरफ से ये बात सामने आई। सीएम नीतीश कुमार ने भी विलय की बात को माना। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को जानकारी देने का एक बड़ा आरोप जीतन राम मांझी पर लगाया है। सरकार से अलग होने के बाद हम नेताओं के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। मांझी और संतोष सुमन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही आज हम महागठबंधन के अलग होने का ऐलान करेगा और इसी को लेकर अहम बैठक अभी पटना में चल रही है। कल दिल्ली में अमित शाह से मांझी और संतोष सुमन मुलाकात करेंगे। अगर एक बार फिर से मांझी एनडीए में जाते हैं तो ये तीसरी बार होगा जब वो एनडीए में शामिल होंगे। और अब बात करेंगे भीषण गर्मी की, तो खास तौर पर बिहार के अलग अलग जिलों में लू को लेकर लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो लू की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा रहे हैं। बात अगर हम करें सिवान की, तो सिवान में भी गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। सिवान सदर अस्पताल लेकिन इसको लेकर लापरवाह बना हुआ है। सिवान सदर अस्पताल में ज्यादातर एसी बंद हैं। यहाँ एसी शोभा की वस्तु बनकर रह गई है, जिससे मरीज ही नहीं डॉक्टर भी काफी परेशान हैं। सदर अस्पताल के पुरुष वार्ड का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में भीषण गर्मी है, पूरा शहर लू के चपेट में है। ऐसे में सिवान सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। इस वक्त हम मौजूद है सदर अस्पताल में। आप देख सकते हैं ये पुरुष वार्ड है और अंदर की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे और एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। एसी नहीं चल रहा है, एसी तो लगा हुआ है, नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि एसी नहीं लगने से डॉक्टर भी परेशान। डॉक्टर का कहना है कि एसी तो लगा है लेकिन नहीं चल रहा है। तो मरीज है यहाँ पे परेशान है, गर्मी से परेशान है। क्या कहेंगे, दिखाने के लिए आए हैं? हाँ, दिखाने के लिए आए हैं। गर्मी तो काफी है, बहुत ज़्यादा है, गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है। एसी नहीं चल रहा है? नहीं, ये तो खराब हुआ है ना, नहीं चल रहा है। क्या गर्मी काफी है? एसी नहीं चल रहा है? चलो तब गर्मी तो बढ़ले बा। खाली फैन चल रहा है। हाँ, क्या मांग करेंगे अस्पताल प्रशासन से? व्यवस्था सही है क्या? कहाँ व्यवस्था सही बटे, कौन चीज बटे? खाना कभी तक कौन सही न भइल। यहाँ पे लगा हुआ है सदर अस्पताल में, चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा है। कब से नहीं चल रहा है सर?
अभी तो मैं कभी देख चलता है वैसा देखा ही नहीं। भीषण गर्मी है, परेशानी गर्मी काफ़ी है। ऐसे में जो मरीज हैं वो उनका साफ तौर पे कहना है कि डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं, बाहर खोजने के बाद डॉक्टर हैं। ऐसे में जब लू को लेकर पूरा राज्य अलर्ट मूड में है, वैसे जिसको लेकर सिवान सदर अस्पताल में भी अलर्ट होने की आवश्यकता है। जो व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को जो दिखाने के लिए मरीज है उनको किसी प्रकार की समस्या न हो। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और लखीसराय में भी लू कहर बरपा रहा है। अचानक से सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। काफी तादाद में मरीज यहां आ रहे हैं। ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि बेड की भी कमी हो गई है। सदर अस्पताल में 20 बेड का लू वार्ड बनाया गया है। और सदर अस्पताल से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार। लखीसराय में भी हीट वेव का कहर लगातार जारी है। सुबह से ही तापमान 42 से 44 डिग्री है, जिस कारण सदर अस्पताल में मरीजों में काफी इजाफा हुआ है। इसको लेकर सदर अस्पताल भी अलर्ट पे है। आप देख सकते हैं सदर अस्पताल में लू वार्ड बनाया गया है, जिसमें 20 बेड लगाए गए हैं और पूरा वार्ड जो है वातानुकूलित है। हम जानते हैं यहाँ के इंचार्ज से क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था है, बताइए क्या है। मैं लू वार्ड का इंचार्ज हूँ, मेरा नाम सुमन सरोज है। जहाँ तक कि देखा जा रहा है कि अभी इतना गर्मी के कारण बहुत सारा यहाँ पेशेंट भी आ रही है। तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं कि ये मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में अनुकूल वातावरण में रखे हुए हैं। जितना भी पेशेंट आ रहा है उसको फॉलो अप कर रहे हैं। पेशेंट को यहाँ अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ज्यादा असर क्या दिख रहा है बच्चे पे, बुजुर्ग पे, किन पे ज्यादा किस तरह के मरीज? बुजुर्ग आदमी ज्यादा आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन करके आ रहे हैं, लू मतलब किसी को फीवर करके आ रहे हैं। ज्यादा बच्चे ये बड़े में इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप लोगों ने पूरी तैयारी किए हुए हैं। तो सुना, हीट वेव को लेकर सदर अस्पताल अलर्ट पे है। लू वार्ड में पूरी तैयारी कर ली गई है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और इधर नवादा में लू के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कल रात की अगर बात करें तो कल रात में ही लू की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके साथ ही जो जानकारी है उसमें बताया जा रहा है कि जो मरने वालों की संख्या है वो दहाई में पहुंच चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से कुल 7 लोगों के मरने की ही पुष्टि की गई है, मगर रोजाना दर्जन भर से अधिक लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और मौत के काल में समा रहे हैं। बीती रात भी 3 लोगों की मौत हुई, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। थोड़ा तबीयत ज़्यादा इनका ख़राब लगने लगा और लू वगैरह लग गया था यहीं पे। उसके वजह से फिर उसके बाद में बस से हम लोग उतार के फिर गाड़ी बुक करके यहाँ आए हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में बता दिया कि जानवर चरा रहे थे, आया उधर से, उसे लूप लग गया और मर गया है। लूप लग गया जी। गोपालगंज में भी गर्मी का मौसम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। यहां पर अब तक 3 लोगों की मौत लू की वजह से हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सभी लोग जो है वो लू की चपेट में आए थे, जिसके बाद इन तीनों की मौत हो गई। उन तीनों व्यक्ति की अब पहचान भी कर ली गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में जो भर्ती कराए गए मरीज थे वो हथुआ नगर पंचायत के रहने वाले सच्चिदानंद श्रीवास्तव थे। ओम प्रकाश ठाकुर और उद्धव तिवारी शामिल हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लू से मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं डॉक्टर ऐसे मौसम में लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। और गोपालगंज के सदर अस्पताल से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में मौसम अब जानलेवा बन चुका है। आज लू की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है और अभी कई ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। ये इमरजेंसी वार्ड है जहां पर इस वक्त तमाम तरह के जो मरीज़ हैं वो यहां पर भर्ती हैं। ज़्यादातर मरीज़ ऐसे हैं जो लू के चपेट में आकर बीमार हुए हैं, हीट वेव हो या फिर
डायरिया हो, इस तरह के तमाम पेशेंट हैं जो यहाँ पर भर्ती हैं। डॉक्टर भी हमारे सामने हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर, लू चल रहा है तो इस समय किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? इस समय ज़्यादातर पेट की बीमारियों से ज़्यादा आ रहे हैं, वोमिटिंग या लूज मोशन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। मीन्स पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और पानी के साथ अगर ज़्यादा पसीना बहता है तो इलेक्ट्रोलाइट भी पी सकते हैं। ये डॉक्टर है और बता रहे हैं कि इस मौसम में बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि लू चल रहा है और तापमान जो है 40 डिग्री से ऊपर है। ऐसे में अब लोगों को बचाव के लिए एक सावधानी बेहद ज़रूरी है। और जिन लोगों की लू की चपेट में आने से मौत हुई है वो हथुआ प्रखंड के रहने वाले हैं, विभिन्न स्थानों के रहने वाले हैं। हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौतें हुई हैं। ऐसे में अब ये मौसम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अब चाहिए कि इस मौसम में लोग सावधानी बरतें, बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। हालांकि बिहार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर भी जरूर सामने आई है, क्योंकि कल जो बारिश हुई उस वजह से बिहार के कई सारे जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 3 से 4 डिग्री का गिरावट दर्ज किया गया है। तो ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत थोड़ी बहुत जरूर मिली है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के 27 जिले में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट भी जारी किया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल हल्की बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के 27 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 27 जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पछुआ का प्रबल प्रवाह घटने और पुरवैया का प्रभाव बढ़ने से राज्य भर में जो मौसम का मिजाज है वो बदला है। प्रचंड गर्मी से थोड़ा राहत तो जरूर मिला है, और मौसम विभाग ने इसी बीच आज के लिए यानी सोमवार के लिए 27 जिलों में वज्रपात मेघ गर्जन का अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही किशनगंज में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। अगर ऑरेंज अलर्ट की हम बात करें तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में बारिश के आसार हैं, यानी इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पटना समेत कई ऐसे जिले हैं जहां राहत की बूंदें कल बरसती हुई नजर आई है, लेकिन आज भी जो गर्मी है उसकी रफ्तार पकड़ी हुई नजर आएगी। कुछ तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। कल जो हल्की बारिश हुई उसके बाद पटना की अगर हम बात करें तो 2.2 डिग्री जो तापमान में बढ़ोतरी थी उसमें कमी दर्ज की गई है। और साथ ही साथ आज भी कम से कम 4 से 5 डिग्री कल की अपेक्षा जो तापमान में कमी है वो रिकॉर्ड दर्ज की जाएगी। लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि मानसून अब कभी भी दस्तक दे सकता है। कल हल्की बारिश हुई है, मौसम का थोड़ा मिजाज बदला है, लेकिन लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पटना समेत 21 ऐसे जिले हैं जहां तापमान में थोड़ी कमी तो जरूर होगी, लेकिन फिर भी वहां लोगों को गर्मी जरूर सताएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।